हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है माधव पाठशाला के तिलक बैच में। और आज का जो टॉपिक है वो संविधान का निर्माण है, किंतु एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे। अगर आप हमारी वीडियो में आ गए तो पूरी वीडियो को वॉच करके जाइएगा। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा और आपको क्वेश्चंस भी पसंद आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप सभी क्वेश्चंस जानते हैं तो एक बार अटेम्प्ट करिए। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से आप कितना जानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके अतिरिक्त भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, तो आप पूरी वीडियो को देख करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो वो जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है कि एम एन राय। जो एम एन राय है, इन्होंने 1934 में बोला कि हमारी जो संविधान है उसको बनाने के लिए एक सभा होनी चाहिए, जिसे हम संविधान सभा का नाम देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की कौन सी बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, और जो लास्ट बैठक यानी कि टोटल 11 बैठक हुई थी। 11 बैठक में जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद 26 जनवरी को 1950 में हमारा जो संविधान था वो क्या हुआ, लागू होता है। तो हमारा जो संविधान था वो बन के कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 में ही बन के तैयार हो गया था। ऐसी क्या चीज़ हो गई थी कि जो हमें 26 जनवरी को ही लागू करना पड़ा था? यानी कि क्यों हम 2 महीने का डिले करते हैं, बोले कि 26 जनवरी को ही हम संविधान को लागू करेंगे। तो एक घटना हुई थी 26 जनवरी 1930 में, एक घटना हुई थी। और इस दिन कहा गया था, 26 जनवरी 1930 को कहा गया था कि पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और कहा गया था कि हम लोग हर साल यानी कि जो 26 जनवरी है ना, हर साल कौन से दिवस के रूप में मनाएंगे? तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी वजह से हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर को बन के तैयार तो हो गया था, किंतु इसे लागू करने के लिए 2 महीने का वेट करना पड़ा, तब जाके 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारा भारतीय झंडा है, वो ये भारतीय जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसे 22 जुलाई को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जबकि हमारा जो राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, इन दोनों को कब अपनाया गया है? तो इन दोनों को अपनाया गया है 1949 में और 1950 में। कब? 24 जनवरी को, यानी कि 2 दिन पहले। ठीक है, जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? तो टोटल उपाध्यक्षों की संख्या 2 थी। कौन कौन थे? एच सी मुखर्जी, और दूसरे जो थे वो वी टी कृष्णम कृष्णम चारी। ठीक है, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णम चारी। जो हमारी संविधान सभा थी उसका जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, तो उसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। ठीक है, बाद में अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो संविधान सभा थी उसके पास 2 उपाध्यक्ष थे और एक अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली संसद संसद जैसे आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ ध्यान आ जानी चाहिए कि ये विधायिका। और जब विधायिका अगर आपके दिमाग में ख्याल आता है तो आपको ये भी ध्यान आनी चाहिए कि इसके पास विधायी शक्ति होती है। विधायी शक्ति होने का मतलब है विधि बनाने की शक्ति, यानी कि ये क्या काम करती है? कानून बनाती है। तो ये लोकसभा था नहीं, 1935 भारत शासन अधिनियम में कुछ भी नहीं, राज्यसभा भी नहीं। तो आपका जो भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संविधान सभा के पास 2 चीज़ें थी। क्या था? एक तो संविधान को बनाना है। ठीक है, एक संविधान को बनाना है। दूसरा था कि जो हमारी जनता है ना, यानी कि देश के लिए कानून बनाना है, यानी कि आम जनता के लिए जो है वो कानून बनाना था। ठीक है, इसके पास 2 काम थी। तो जैसे कानून अगर कोई चीज़ बनाएगा, कोई अगर अथॉरिटी कानून बना रही है तो उसके पास क्या है? यानी कि विधायी शक्तियाँ है। ठीक है, विधायी शक्ति होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इसके पास विधायी शक्ति होगी। अगर विधायी शक्ति होगी तो विधायी शक्ति किसके पास है? ऐसा अगर देखेंगे तो अभी के टाइम पे देखेंगे तो संसद के पास विधायी शक्ति है, और उस टाइम पे देख रहे हैं कि अब संविधान सभा के पास विधायी शक्ति है। तो हमारी जो संविधान सभा है वो क्या हो जाएगी? ये संसद का काम कर रही थी। किसका काम कर रही थी? संसद का काम करने लगी। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि स्वतंत्र भारत की जो पहली संसद थी वो कौन थी? संविधान सभा।
हाँ, इसे आप बोलना चाहे तो ये बोल सकते थे कि ये अस्थाई था। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब हमारी सभा थी जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, अगर वो सभा संविधान के रूप में काम करती थी, यानी कि संविधान बनाने के लिए अगर सभा काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता तो राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन अगर वो सभा कानून बनाने के लिए काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता जेबी मावलंकर करते थे। जेबी मावलंकर, ये वही मावलंकर है जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर है। क्या है? पहले स्पीकर है। तो आप अपने नोट्स बुक में ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ठीक है। संविधान को बनाना ये भी काम था और देश के लिए आम कानून को बनाना दोनों काम था। ठीक। भारत कब राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ? तो अगर ऑफिशियली देखें तो ये शामिल हुआ है मई 1949 में। लेकिन ये जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय भी ये राष्ट्रमंडल का सदस्य था। किंतु मई 1949 किस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारी संविधान सभा ने पुष्टि किया, क्योंकि 1947 में तो हम डोमिनेंट थे, यानी कि उनके राज्य इस मतलब एक तरीके से उनके ही राज्य में थे, क्योंकि हमारे पास कोई कानून था नहीं, कोई हमारे पास रूल बुक था नहीं, तो हम कैसे कर सकते थे। तो 1947 में ऐसा हुआ था। 1949 तक हमारे पास तो एक ये आ चुकी थी संविधान सभा थे, और संविधान सभा एक तरीके से रूल बुक के तरीके से काम कर रही थी। तो संविधान सभा ने स्पष्ट किया कि भैया हम तुम्हारे राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। ठीक है। तो ये पुष्टि किया था उस टाइम पे। प्रारूप समिति जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था, उसके कितने सदस्य थे? तो टोटल उसमें जो सदस्य थे टोटल 7 थे, और उसमें से जो B.R. अम्बेडकर जी थे ये उसके हेड थे, यानी कि मुखिया थे। ठीक है, अम्बेडकर जी मुखिया थे। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, सुलेखक का मतलब होता है, सु मतलब हो गया सुंदर, और लेखक मतलब लिखने वाला, सुंदर लिखने वाला। कैलीग्राफर कौन थे? तो वो है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने किस भाषा में लिखा, मतलब किस शैली में लिखा था? तो इटैलिक शैली में इन्होंने उसको लिखा था। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो महादेव पाठशाला ऑफिशियल है। आप यहाँ पर जा करके विजिट कर सकते हैं, और ये जो पूरा PDF है मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को शेयर भी कीजिए। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? तो जो न्याय है वो टोटल 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें टोटल 3 तरीके के न्याय की बात की गई। किस टाइप के न्याय है? एक तो राजनैतिक है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और सामाजिक। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात की है। कितनी तरीके की समता की बात की गई है? तो आप 2 तरीके की समता है, यानी कि जो समानता है किस किस चीज़ की? एक तो आपको प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी। ठीक है। दूसरा किस चीज़ का मिलेगा? आपको अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा और सबको समान प्रतिष्ठा मिलेगा। उसमें स्वतंत्रता की भी बात की गई है। तो स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे तो अभिव्यक्ति की, यानी कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोलेंगे जिससे हमारी जो देश की एकता और अखंडता उस पर कोई आँच आती हो। ठीक है। उपासना का है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता तो कितने टाइप की स्वतंत्रता है, तो 5 तरीके की दी गई। नंबर पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी क्या है कि प्रस्तावना से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साल 1976 में संशोधन करके कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वो कौन से 3 शब्द थे जो जोड़े गए थे, तभी तो आप चौथे का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है कि अपना दिमाग लगाना है। अखंडता शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, और जो बचा है वही नहीं जोड़ा गया है। ये एक संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ। इसे हम लघु संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा संशोधन हुआ था, इसी वजह से इसको लघु संविधान भी बोले जाने लगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? भारतीय संविधान में जो अनुसूची उनकी मूल रूप से संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे, और 22 भाग थे। 22 भाग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसमें MCQ के थ्रू मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है। तो टोटल 8 अनुसूची थी, किंतु अभी जो अनुसूची है बढ़ करके कितनी हो गई? 12 हो गई। तो 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची ये कौन सी अनुसूची है? इसमें भूमि सुधार किया गया है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो जमींदारी प्रथा है उसको ख़त्म की जाती है। यह कब आया था? तो पहला संविधान संशोधन था, कब आया? 1951 में। ठीक है। फिर उसके उसके बाद 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची कब आई?
तो ये पहले ये समझ लीजिए कि ये दल बदल कानून से संबंधित है, यानी कि कोई नेता अगर अपना दल बदलता है तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। दल बदल कानून है। और ये कब आया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 1985 में ये आया था। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची, 11वीं एंड 12वीं, ठीक है, 11वीं एंड 12वीं। तो 11वीं अनुसूची ये पंचायत से संबंधित है, पंचायत। और जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका। नगर पालिका पंचायत में क्या अंतर है? तो जो पंचायत होती है वो गांव यानी कि रूरल एरिया के लिए होती है, और जो नगर होता है वो किसके लिए होता है? वो शहरी एरिया के लिए होता है। तो ये दोनों जो संविधान संशोधन हुए थे वो कब हुए थे? 1992 में, ठीक है। अब टोटल कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, मैंने आपको बता दिया। संविधान में पहले संशोधन का संबंध किस अनुसूची से है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए हुआ था, यानी कि इसके माध्यम से भूमि सुधार किया गया था। और जिसके पास कुछ निश्चित किए गए थे कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उन्हें और किसानों में बांट दिया जाएगा, और जो जमींदार है वो जमींदारी प्रथा खत्म कर दी जाती है। बोला जाता है कि जो किसान इससे जोतेगा बोएगा वही किसान उस खेत का मालिक रहेगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि संविधान में 73वें संशोधन का संबंध किस अनुसूची से है? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो ऑप्शन डी है। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायत है, पंचायत को ऐड किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका, नगर पालिका को जोड़ा गया, और ये भी 1992 में हुआ है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो जो हमारा भाग 18 है वो आपातकालीन प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद जो 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये कब लगाया जाता है? तो ये तब लगाया जाता है जब लगता है कि हमारा देश खतरे में, यानी कि युद्ध की स्थिति हो, या फिर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 है ये राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और ये कब लगाया जाता है? जब राज्यपाल को लगता है कि भैया जो राज्य है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वो राष्ट्रपति को थोड़ा सा पिन कर देता है कि यहाँ पे राज्य आपातकाल लगा दो या राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो इस हाल में लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो उस जो राष्ट्रपति है उस राज्य की जो कमान है वो अपने हाथ में ले लेता है, यानी कि केंद्र के हाथ में आ जाती है। जो अनुच्छेद 360 है इसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। ये क्या है? वित्तीय आपातकाल। ये कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब हमारे जो करेंसी होती है, यानी कि जो मुद्रा होती है उसकी जो वैल्यू यानी कि जो साख है वो गिर जाती है, तो ये लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो आपातकाल है वो तो लगाए जा चुके हैं, किंतु वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 15 की संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये जो हमारा भाग 9 है इसमें पंचायती संबंधी प्रोविजन है। और जो भाग 9 का है इसमें नगर पालिका की बात की गई। किसकी बात की गई है? नगर पालिका की बात की गई है। और जो भाग 9 ख है इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें सहकारी समिति की बात की गई। किसकी? सहकारी समिति की बात की गई। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें आपको दिया है कि जो पहली अनुसूची है ना वो संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करता है, जबकि दूसरी जो अनुसूची है वेतन और भत्ते की बात करता है। किसका वेतन भत्ता? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज है उसकी बात करता है। तीसरी अनुसूची जो है मंत्रियों, सांसदों और जजों द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है, प्रतिज्ञान है। शपथ और प्रतिज्ञान ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। शपथ वो व्यक्ति होता है, जैसे अगर कोई क्योंकि व्यक्ति दो तरीके के हो सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो आस्तिक हो, जो भगवान को मानता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है। जो भगवान को नहीं मानता है, कोई नास्तिक व्यक्ति अगर वो भगवान को मान ही नहीं रहा है तो उसे भैया आप शपथ कैसे दिला सकते हैं? तो शपथ उस व्यक्ति को दिलाया जाता है जो भगवान को मानता है, और जो प्रतिज्ञान होता है वो नास्तिक व्यक्तियों के लिए होता है, जहाँ पे वो खुद को ही सब कुछ मान के फिर करते हैं कि मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ, ऐसे करके ये देते हैं। चौथी अनुसूची जो है वो सीटों के आवंटन, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा उसकी बात है। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करता है।
जबकि छठवीं अनुसूची जो है, छठवीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसे ATMM के द्वारा याद करिएगा। A से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से मेघालय हो गया और M से मिजोरम हो गया। इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन की बात करता है। और जो सातवीं अनुसूची है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सारी सूचियाँ किसमें, सातवीं अनुसूची में, यानी कि 6 से 7 हो गया और 6 से शक्ति हो गया, याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची जो है वो संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी बात करता है। टोटल जो मान्यता प्राप्त भाषाएं वो 22 है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको बता दिया 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आपको अनुसूची बता दिया हूँ, ठीक है। आप ये देख लीजिए। और ये थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वास्तव में मेरे वीडियो को लाइक करिए।